जी कैफ 1 का लेक्चर 32 स्टार्ट करते हैं। आपको कौन कौन से पास पेपर्स होमवर्क में दिए थे आगे? 2 वाइट लिमिटेड और 6 मार्वलस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया? मसला है कोई? क्या मसला है जी? यार ये कोई मसला थोड़ी होता है कि नंबर ज्यादा है। सवाल समझ आ गया था? डाउन पेमेंट्स आपके रिसीट पेमेंट के अंदर नजर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। अब मसला यह है कि ये एक अकेला ही पहली दफा ही हुआ था ये काम के डाउन पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने इक्विटी, स्पेसिफिक और जनरल लोन का भी कॉलम बनाया था तो इसका भी एक बना ले। डाउन पेमेंट के 10 कितने आए? 24 या 5 मिलियन आ गए, बोलो। अब जब पैसा इस्तेमाल होना है, ठीक है, पेमेंट आनी है, आप रिसीट पेमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल आप बना रहे होते हैं, उसके अंदर आप क्या करते थे जी? स्पेसिफिक लोन, इक्विटी भी है इसमें, इक्विटी भी है, इक्विटी आ गई, फिर डाउन पेमेंट भी लिख लो, एक कॉलम ही है ना, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, बैलेंस। अब नंबरिंग करनी थी। वाइड लिमिटेड इज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल टाउनशिप। इट अनाउंस्ड अ न्यू टाउनशिप विद द नेम एंड स्टाइल ऑफ आशियाना। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है, ठीक है। कंपनी प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू शेयर होल्डर इक्विटी, बैंक लोन, डाउन पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड फ्रॉम बायर्स। डाउन पेमेंट का मतलब पता है क्या है? थोड़ी सी बात तो की थी शायद कल। देखें, आप कोई भी सोसाइटी नई अगर जो है वो स्टार्ट हो तो जो बंदे वहाँ पे बुकिंग करवाते हैं प्लॉट की जाकर या घर बने बनाए लेने हैं घर की जाकर, तो वो कुछ डाउन पेमेंट, कुछ एडवांस ले लेते हैं। ये एडवांस जो आपने उनको दिया उस पर आपने कोई इंटरेस्ट तो नहीं लेना होता, लेकिन ये पैसा भी वो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ही करेंगे। तो ये एक मुफ्त का पैसा ही है जो आपने प्रोजेक्ट बेचने के लिए पैसे बाद में लेने हैं, उसमें से कुछ पैसे लेकर आप, जाहिर सी बात है, आप 100 वाली चीज 150 की बेचते हैं ना, तो 100 की बना के मिसाल के तौर पे 150 की बेचनी थी, तो वो जो 100 की बनानी थी उसमें से 20 रुपए आ गए तो वो भी उसी में लगा दिए, कॉस्ट के अंदर ही लगने, तो इसको यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर ये समझ आइए बात, डाउन पेमेंट क्या होती है। अच्छा, उसके बाद कहता है जी द लैंड एक्वायर्ड वाज इन पोजेशन, द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2006 एंड कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2006। डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर, डॉक्यूमेंटेशन 16 फरवरी को। अच्छा, कब काम शुरू किया जी? वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी को। हम अगर कमेंसमेंट की बात करें वो हमने करनी होती है लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ठीक है ना, काफी है बस, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। और फिर आती है बात सिजेशन की, और वो वर्क कंप्लीशन पे होता है अगर ईयर एंड पहले ना हो जाए तो। अच्छा, ठीक है जी। अब वर्क स्टार्टेड हुआ जी कब? 1 जनवरी 2006 को, ठीक है। अच्छा, आगे एंड कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2000, जो डेट्स मिलती जाए वो लिखते जाए 2006 पर, ठीक है जी। डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलो। 16 फरवरी 2006 को डॉक्यूमेंटेशन की पेमेंट हुई होगी। भाई ये भी तो उसी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की ही पेमेंट है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो लैंड प्रिपरेशन है, जो स्ट्रक्चर बना, जो फिनिशिंग की, ये सारी की सारी कॉस्ट जो हैं ये इसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही है ना, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी बिल्कुल जरूरी कॉस्ट है, तो आप इसको 16 फरवरी कह लें, ठीक है। आप कहोगे 16 से कैसे करेंगे, हो सकता है लोन ही बाद में, टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे तो बढ़ो, ठीक है। अब ये सारी पेमेंट्स आ गई। उसके बाद ऑल अबव बिल्स वर पेड ऑन द सेम डेट्स एक्सेप्ट फॉर 15 मिलियन इंक्लूडेड इन फिनिशिंग कॉस्ट विच वॉज पेड इन जनवरी 2007। तो इसके 2 हिस्से थे, एक 15 और दूसरा बचता कितना है? 23 अच्छा, अब जब आपने रिसीट पेमेंट बनाना था तो 23.5 को लेना था, इस 15 को आपने लेना नहीं था, रिसीट पेमेंट में नहीं लेना था। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंड करना होती रिक्वायरमेंट, जो कि नहीं है ना, वैसे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कह रहे हैं, तो इसलिए आप इस 15 को जस्ट इग्नोर भी कर सकते थे। हाँ, अगर वो कहते हैं कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल दो, तो फिर आपको सारा 38,000 या 5 लेना पड़ता है, ये आपको पता है। अब ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। फंड्स वर अरेंज्ड एज अंडर, आप लोगों के पास बुक्स हैं, वहां से देख लें। अगर ये मैं सारा सवाल सामने रखने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, माजरत, ठीक है। अच्छा, फंड्स कहां से अरेंज हुए? 1 मार्च को इक्विटी आई, 1 मार्च को ही ए लोन आया, 1 मार्च को ही बी लोन आया। चलो ये तो जान छूट गई कि हमें, ये देखो, लोन ए एंड बी के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। देखो सारी चीजें बाकी तो वैसे ही प्रोजेक्ट की सेम होती हैं, सिर्फ लोन रिसीव्ड की डेट ही टेंशन ही होती थी ना, वो डिफरेंट होती तो हम दोबारा करते। जैसे हमने वो कौन सा सवाल था अभी जो 2 स्पेसिफिक लोन वाला कल परसों करवाया था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, 1 लोन और 2 लोन अलग अलग करना पड़ा था। वजह क्या थी? स्पेसिफिक लोन्स की डेट डिफरेंट थी।
ठीक है। आज तो लोन्स जो है वो देखो ना, मार्च पे रेज किया, ठीक है, उस पर मार्कअप आ रहा है, उसकी अमाउंट आ रही है, तो ये दोनों ही स्पेसिफिक लोन्स हैं। खामोश तो नहीं है, पर खामोश कह लो आप, तब भी हम स्पेसिफिक लोन ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, यानी जनरल लोन इस सवाल में कोई नहीं है, जनरल लोन इस सवाल में था कोई आगे तो नहीं है ना, सवाल खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये शुक्र है, लोन ए एंड बी दोनों के लिए ये एक ही बनेगा। क्यों क्यों बोलो बोलो बोलो। यक्का मार्च 6 और यक्का मार्च 6 दोनों ही लोन किस दिन आए हैं? यक्का मार्च 6 पे आए हैं। बाकी चीजें तो वैसे ही सेम होती हैं भाई, वर्क तो प्रोजेक्ट पे स्टार्ट होने की एक ही डेट है, फर्स्ट पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक ही डेट होनी है, वर्क कंप्लीशन की एक ही डेट होनी है। फर्क सिर्फ पढ़ ही कहां सकता था? आप अपने उस सवाल को देख लो, पास पेपर 1 था गालिबन, इमरान लिमिटेड गालिबन, ठीक है ना, उसके अंदर यही तो था, सिर्फ डेट में फर्क आया था लोन रिसीव होने की, ठीक है। लेकिन यहां पे टेंशन ही खत्म होगी। यक्कम मार्च 2000 तो लो, फरवरी शरवरी की टेंशन मुक गई आपकी कमेंसमेंट होगी यक्कम मार्च लेटर से, और सिजेशन होगी 30 नवंबर पे। कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स, ठीक है जी। यहां तक को मसला। अच्छा, अब भाई जो मुफ्त के नंबर हैं वो तो 1 मिनट में आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या, बोरिंग कॉस्ट के अंदर क्या लेना होता है? देखो, बोरिंग कॉस्ट के अंदर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आते हैं, सवाल में थे नहीं। जनरल लोन पे इंटरेस्ट आता है, सवाल में था नहीं। और स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट आता है और उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट भी गिवन नहीं था, तो ले देकर रहेगी बात स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट की, वो तो 1 मिनट में निकल आएगा। हो हाँ, इक्विटी का की कॉस्ट नहीं बताई, इक्विटी की, हाँ ये भी आएगी, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटल बोरिंग 30% नहीं, दिस इज नॉट अ बोरिंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ, हाँ इक्विटी इज नॉट अ बोरिंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरिंग कॉस्ट। लिखवाया था कल, नहीं लिखा तो बात दोबारा लिख लो, इक्विटी इज नॉट अ बोरिंग, देयरफॉर द डिविडेंड इज नॉट अ बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, तो जान छूट गई, डिविडेंड में आना नहीं, जनरल लोन है नहीं, और डाउन पेमेंट पे आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना था, ठीक है, जिंदगी आसान हो गई। चलो, अब मसला यह कि थोड़ा सा ये देख लेना कि लोन्स कितने आए हैं। तो भाई लोन तो यकम मार्च को आए हैं 70 मिलियन के, ठीक है, और पेमेंट सारी 70 की हो ही नहीं रही, हो रही है, ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं है, 70 के अंदर अंदर रहते हुए नहीं होगी तो बाकी कहां चले जाएंगे। अभी तो हमने इक्विटी भी यूज करनी थी, फिर हमने डाउन पेमेंट भी यूज करनी थी, ठीक है ना। तो इक्विटी 10, डाउन पेमेंट 24,000 या 5, ये पैसे तो हमारे पास सबसे पहले यूज करेंगे ना इन्हीं को, ठीक है, मुफ्त के पड़े हुए हैं। उसके बाद स्पेसिफिक लोन आप वो जी डेट वाइज ही कर दें, मसला क्या हो रहा है आपको? हाँ जी कर लेते हैं, डेट वाइज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डाउन पेमेंट्स आ गई हैं दिसंबर 16 को। वो इतनी लेट आ रही हैं, इतना लेट आ रही हैं यार, वैसे ये 5 होना चाहिए था, मुझे लगता है सवाल गलत। अच्छा चलो अच्छी बात है, वैसे डाउन पेमेंट होनी चाहिए स्टार्ट में, ठीक है। अगर वो अब सवाल में 6 लिखा हुआ है तो अब सवाल ने गलती की होगी तो सोल्यूशन में अब इसने आना नहीं है, सीधी सी बात है। जब पैसे आए ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना। नंबरिंग कर लेते हैं हम सवाल के हिसाब से, उसूली तौर पे तो ये सबसे पहले आना चाहिए था, इसको सबसे पहले आते हैं, वैसे सबसे पहले ये इस्तेमाल करते हैं, इक्विटी इस्तेमाल करते हैं, फिर स्पेसिफिक लोन की तरफ जाते हैं। लेकिन चलो हम नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे हो रही है 16 फरवरी को, यकम जनवरी को क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स की रिसीट पेमेंट्स, पहली रिसीट कब हो रही है? पहली पेमेंट आ गई, कोई मसला नहीं। नंबर 1 पेमेंट 16 फरवरी को, फिर यकम मार्च को लोन आया 2 ए और बी, ठीक है, फिर इक्विटी वो भी आई है, अच्छा 2 ए बी सी, ठीक है जी। उसके बाद मार्च गुजर गया, अप्रैल में कुछ क्या यार, ये 16 मार्च है ना, अच्छा मैंने कहा जी बेटा 1 मिनट, मैं आपकी बात बाद में बताता। 3 नेक्स्ट मार्च के बाद अप्रैल कुछ है, मई में कुछ है, 4 हो गया, मई में और कुछ है, 5 हो गया, फिनिशिंग। लेकिन इसके अंदर आपको पता है 15 नहीं 23.5 क्या रह गया? रिसीट है बिल्कुल 16 दिसंबर 6, अरे अजीब सी 16 दिसंबर 2006, 5 और 5, तो इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, या जो मर्जी कर लो। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन का सवाल आ रहा है। सर ये सारी पेमेंट्स हैं? जी जी सारी पेमेंट्स हैं। तो तो बेटा रिसीट पेमेंट में भी तो इन्हीं को ही लेते हैं, और किसको लेते हैं? लेकिन कॉस्ट रिक्वायर्ड नहीं है ना कैलकुलेट करना। अगर हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जी लैंड 180 वो तो वहीं से आ गया, फिर ये सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ही तो हैं। पर मसला ये था कि सवाल की रिक्वायरमेंट छोटी सी है। सवाल इतना फैलाने के बाद अगर हम रिक्वायरमेंट पे जाकर देखें तो वो है इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, और वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ रही है
खैर जी, चार्जर लगा लूं, वजह नजर आ रहा है जी? ओके, नंबरिंग में ना आ जाए, आपको बताया हुआ मैंने, जरा चेंज है। अच्छा देखें भाई, यकम मार्च को लोन आया, यकम मार्च को लोन आया। भाई देखो, मसला तब था अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने जा रहे होते तो हम रिपेमेंट बनाते, उससे बैलेंसेस निकालते, नंबरिंग्स करते। सादा सी बात है, इंटरेस्ट लिया, ये लोन लिया स्पेसिफिक, यकम मार्च को वो आया और कोई रिपेमेंट उसकी नहीं हो रही। आप कहोगे यहाँ पे 9 मंथ्स हैं, बिल्कुल हैं, तो 9 मंथ्स की कैपिटलाइजेशन बनती है, बिल्कुल बनती है। अब मसला क्या है, इक्विटी पे कॉस्ट जो है वो बोरिंग कॉस्ट में आती नहीं, जनरल लोन है नहीं, इन्वेस्टमेंट का रेट है नहीं, डाउन पेमेंट भी मुफ्त होती है, तो फिर बोरिंग कॉस्ट तो सिर्फ आनी ही किसकी थी? तो भाई कभी कभी परेशान करने के लिए भी तो, सवाल भी पुराना है, सवाल भी पुराना है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन परेशान करने के लिए भी तो ऐसा डाटा आपको दे सकता है कि इतना ढेर सारा डाटा और फिर उसमें से निकला कुछ भी नहीं, पौधा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं किया। रिसीट पेमेंट क्यों बनाए भाई, क्यों बनाए रिसीट पेमेंट? रिसीट पेमेंट दो चीजों के लिए जरूरत होता है हमें। रिसीट, ये पुराना सवाल है, छोड़ दो इस बात को, ये इसलिए जानबूझ के रखा हुआ है कि सवाल को पढ़ो, जो करना है करो, परेशान ना हो, ठीक है ना। रिसीट पेमेंट सिर्फ दो वजह से मैं बनाना पड़ता है, सिर्फ दो जरूरतें हैं उसकी। पहली, इन्वेस्टमेंट इनकम अगर है निकालनी तो बैलेंस इन्वेस्ट करना होता है। दूसरा, जनरल लोन से पेमेंट हो तो पेमेंट डेट देखने पता लगे कि जनरल लोन से पेमेंट किस दिन से शुरू हुई है, स्पेसिफिक किस दिन खत्म हुआ और क्या सारी कहानी, ठीक है ना। जनरल लोन है ना ही इन्वेस्टमेंट रेट है, तो फिर हम क्यों नंबरिंग्स करके ये वाली, ये जो इस सवाल के ऊपर हुई थी, परेशान हो, ठीक है। एक तो होगी बात एक साइड पे। दूसरी बात, इक्विटी पे जो 30% डिविडेंड आ रहा है वो बोरिंग कॉस्ट है ही नहीं, और डाउन पेमेंट वो वैसे ही मुफ्त के पैसे हैं, तो फिर ले दे के वही रह गया ना, दो लोन लिए और वो दोनों लोन रीपे नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट पे हो रही होती तो फिर थोड़ा सा फिर भी सोच लेते। तो भाई इतना सही सवाल था बस, ठीक है। स्पेसिफिक लोन के ऊपर इंटरेस्ट 30,000 का एक लोन आया, एक 40,000 का आया, कमेंसमेंट से सिजेशन तक 9 महीने बनते हैं, 9 महीने का इंटरेस्ट 81, ये हमारा आंसर था। अल्लाह अल्लाह हर ख्याल। हाँ, कंफ्यूजन बेटा, रिसीट पेमेंट बना रहे हैं, अगर बनवाता हो तो वो फिर कोई चीज बता देता, कोई जनरल लोन दे देता, फिर कोई जनरल लोन दे देता या इक्विटी को पहले ले आता। मेरे ख्याल में सवाल के अंदर मिस्टेक क्या है, सवाल के अंदर मिस्टेक ये है कि ये 16 दिसंबर 2005 है, लेकिन चूंकि इसका कोई सवाल के अंदर यूज नहीं है, अब इतना पुराना सवाल है कि आईकेएफ की वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा, ठीक है, मिल नहीं सकता कि मैं वहां से देख लूं, तो इसलिए चूंकि इसका यूज कोई नहीं था, वैसे ही डाउन पेमेंट था, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। मसला तब आता जब रिसीट पेमेंट बनाना पड़ता, फिर मैं और आप बहस करते, फिर सवाल को भी बदलता। तो ये सवाल इसलिए एज इट इज रखा हुआ है और यही आपको कहा है कि कोई बात नहीं है, आप ये देखो ना, जनरल लोन नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, तो रिसीट पेमेंट बनना ही नहीं है। जब बनना होता तो फिर यहां पे भी सही ही होता है, ठीक है। चल, उसके बाद मार्वल्स बेटा दोनों को जैसे मर्जी कर लो, वैसे असूली तौर पे डाउन पेमेंट को सबसे पहले इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। लेकिन इस पे कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रेफरेंस वही है जो आपको बताई हुई, इक्विटी, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन। डाउन पेमेंट आ गई है तो भाई वो भी हमारे पैसे हैं, मालकों वाले भी अपने ही हैं, कोई मसला नहीं, जो मर्जी पहले कर लो, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउन पेमेंट बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इक्विटी पे तो फिर चलो डिविडेंड देना पड़ सकता है। उसके बाद कौन सा जी, मार्वलस, इसमें क्या था? इसमें तो कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद क्या था भाई? ये दोनों सवाल हो गए भाई। उसके बाद एमसीक्यूज थे, ये ना कल का काम आपका। IAS 40 शुरू किया था और ये मैंने होमवर्क के अंदर सिर्फ ये चीजें दी थी, ठीक है। तो IAS 23 के पहले 15 यानी टोटल 15 एमसीक्यूज जो थे, उनमें कोई मसला आया हो, एक में आना चाहिए, उसके अलावा किसी में नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना है। जरा मुझे दिखा दें, एक मिनट, लेट मी पहुंच देयर। पंद्रह एमसीक्यूज सब बच्चों ने किए, हाथ खड़ा करें। 15 के 15 एमसीक्यूज, जिन्होंने नहीं किए वो अगली बार करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मतलब अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली बार करेंगे, अल्लाह ने ना चाहा तो नहीं करेंगे। अब आप अल्लाह से दुआ कर लें और आज से ही नियत कर लें पढ़ने की, तो अल्लाह इंशाल्लाह चाहेंगे कि आप इसी दफा कर लें, अगली बार आप ना करें, ठीक है। इंशाल्लाह का मतलब ये होता है। अच्छा, इंसान बन जाओ, पढ़ने लग जाओ। कितने बच्चों ने एमसीक्यूज किए, हाथ खड़ा करें। 15 के 15 किए, अच्छा हो गए, कॉन्फिडेंट हुए थोड़ा। मेरे ख्याल में एक में मसला होना चाहिए था, पहले मैं वो डिस्कस कर लूं, फिर बाकियों की बात करता हूं। असल में ना एक स्टैंडर्ड है ना, बात लिखी हुई है,
कि कैपिटलाइजेशन कब सस्पेंड करो, हमने बड़ा स्पेसिफिक रखा हुआ है बात को, जिस दिन काम मुकम्मल हो। अब न्यूमेरिकली ये काफी है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली ना एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि स्टैंडर्ड ने कुछ इस तरह की बात लिखी हुई है कि जी सस्पेंड कर देना, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक देना जब सब्सटेंशियली सारे काम पूरे हो जाएं। सब्सटेंशियली का मतलब ये है कि जी बिल्डिंग सारी बन गई है, पेंट पूरा हो गया, बस एम ही ना जी, बस तो हम लोग 2-4 बल्ब लगने रहते हैं या कुछ, चलो जी थोड़ी ऐसे सफाई सुथराई रहती है, क्या रहती है जी, सफाई सुथराई हो, लोग आएंगे, कोई 5-10 दिन लगाएंगे, 15 दिन लगाएंगे, वो उसको साफ सुथरा करके, और जाहिर है आपको पता है कंस्ट्रक्शन से कितना गंसन पड़ा होता है, सब कुछ रेडी करेंगे और चीज़ों को रेडी करने के बाद हम यूज़ करना शुरू कर देंगे बिल्डिंग। तो स्टैंडर्ड ने कुछ इस तरह के अल्फाज लिखे हैं कि अगर सब्सटेंशियली सारा काम पूरा हो जाए तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो, ठीक है। अच्छा 14, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड when substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset for its intended use or sale are complete, ठीक है, यानी कि तकरीबन सारे काम अगर यूज करने के लिए बना रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट या सेल करने के लिए बना रहे हैं, तो जो उसकी इंटेंशन है यूज करना या सेल करना, उसके मुताबिक जब वो हो गया है सब्सटेंशियली, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट अबव 90% काम ही हो गया, ठीक है, बस मैंने कहा छोटे मोटे काम रह गए, ऐसी सफाई सुथराई रह गई है, तो क्या कह दो, रोक दो, एक तो ये ऑप्शन है। बाकी पढ़ लेते हैं, कहते हैं ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसिड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। आगे लिख लो इसके, ये क्या है, रूटीन सस्पेंशन। क्या है ये, रूटीन सस्पेंशन। तो रूटीन सस्पेंशन को तो हम बी में, बी क्या है, बी रूटीन सस्पेंशन है। तो भाई रूटीन सस्पेंशन में तो हम बोरिंग कॉस्ट को रोकते ही नहीं है, ऐसा ही है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड इज इंटरप्टेड, ये नॉन रूटीन है, इसमें भी रोक देते हैं। अच्छा देखते हैं। और डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। अब वो ये कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड इज इंटरप्टेड। अच्छा अब इन दोनों के अंदर एक और भी होना चाहिए था वैसे, बोरिंग कॉस्ट वाला रोकनी कब है, ये तो सस्पेंड कर रहा है, एक और भी है, अच्छा छोड़े। अच्छा जी इसका आंसर बताएं, अभी आ जाएगा वो, ठीक है, मेरा बुक उठा लो बेटा जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट रोक देनी है कब, जब सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज पूरी हो जाए, ये भी सही है जी। दूसरा एक टेम्परेरी डिले आए, नहीं ये तो रूटीन है। तीसरा ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड इज इंटरप्टेड। इसको नॉन रूटीन आप कैसे कह सकते हैं, उसने कहीं लिखा हुआ है, इंटरप्शन हुई और एक्सटेंशन में चला गया काम। अब इंटरप्शन कौन सी है, क्लियर है, यानी आपने अगर 6 महीने में बिल्डिंग बनानी थी और ऐसे ही कुछ छोटी मोटी इंटरप्शन होती है, जो भी एक्सटेंडेड डिले हो गया, 7 महीने में बना काम, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बिल्डिंग 7 महीने में बनी, 6 महीने में बनानी थी, 8 महीने में बनी, क्यों जी, मजदूरों ने आहिस्ता आहिस्ता काम किया जी, सुस्ती की जी। भाई आप नहीं लिखा हुआ ना क्या वजह है, कोई अंदाजा तो लगा नहीं सकते, तो आप जरा ध्यान से पढ़ो। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, जो पीरियड एक्सटेंड हो गया, इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड इज इंटरप्टेड। अब क्लियर नहीं है बात, तो भाई इसके लिए तो मैं यूं कहूंगा कि सोचा था 6 महीने में कंप्लीट होना है, हुआ 7 महीने में, ठीक है ना, तो इसलिए इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस ठीक है, अंदाजे तो लगते ही रहते हैं, 6 महीने में बनेगा, वो 7-8 महीने लग ही जाते हैं। ये आगे बात ठीक है, लेकिन सस्पेंड करना मतलब रोकना ही होता है ना, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए रोकना या पक्का रोकना बात तो एक ही है। नहीं, सिजेशन या सस्पेंशन एक ही बात है, हमने रोकना है, सस्पेंड रोकना है, सिजेशन रोकना है, तो इस पे बहस करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से वो रोकने की बात ही कर रहा है, कब रोक देंगे मैं मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में सी नहीं बनता। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को हम सस्पेंड क्यों करें, अगर कुछ डिले आ गया तो 6 महीने की वजह 7 में हो गया, तो बी, तो लिखा हुआ मटेरियल नहीं मिल रहा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ो, टेम्परेरी डिले आया है जो कि पार्ट है किसका, रूटीन इस एसिड के बनने का, बता दिया उसने, वो रूटीन सस्पेंशन है, उसमें सस्पेंड नहीं करते। नीचे कह रहा है इंटरप्टेड है वर्क, क्या करें, इंटरप्टेड है, अब नॉन रूटीन लग तो रहा है लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, और ऊपर कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड। अब इसमें और 12 के अंदर मैच पड़ता है आगे, ठीक है। अब वो स्टूडेंट ने एक बात आपको हाईलाइट करके दी जो बाकी किसी ने नहीं की, ठीक है ना। अब जरा दोबारा पढ़ते हैं 10 को और फिर वापस आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। गाजी लिमिटेड, ये साथ ही ऊपर 12, सॉरी 12, ये गाजी लिमिटेड सामने नजर आ रहा है, कोई बुक एक मेरे पास है यार, पकड़ो, लुबने पड़ेंगे बस,
पुराने वाली बुक से अच्छा जी, देखें जो कंफ्यूजन हो ना उस पर खूब बहस करनी चाहिए हमें, ठीक है ना। अच्छा चले ले जी, लें क्या आ गया 12 आ गया। ओह मेरे पास तो है ही नहीं वो एमसीक्यू, कौन सा भला 14 है, नंबर क्यों बदल गया, कुछ ना बीच में ऐड भी हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए आपने वो ये पुरानी बुक है ना। अच्छा वॉल्यूम 2 के अंदर तो एक और भी काम मैंने किया है कि जो पास पेपर में आया ना इसके अंदर तो एमसीक्यूज इकट्ठे पड़े हैं ना एंड पे करके, लेकिन वहां पे भी मैंने ये किया कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी रेलेवेंट चैप्टर में डाल दिए थे, ठीक है। ये जरा जल्दी किताब देनी थी तो फटाफट दे दी थी, ठीक है ना। ओके, राजी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस बिल्डिंग and is capitalizing borrowing cost in accordance with IS 23. The office is almost complete. The office is almost complete. The only remaining work is to install furniture. ओ भाई फर्नीचर कोई हिस्सा थोड़ा ही था, मतलब हाँ है ऑफिस का हिस्सा वैसे तो, ठीक है, लेकिन वो फर्नीचर है, वो बिल्डिंग थोड़ी थी, ठीक है। अच्छा, इज जीएल अलाउड टू कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन। अब यहां पे बात आती है कि सीजेशन करनी है या नहीं, ठीक है। तो भाई बहस की मैंने काफी, ठीक है, बच्चे कुछ नहीं माने, एक दो, बाकी सब मान गए, बाकी सब मान गए। अब पढ़ो जाके उस 14 को, 14 है कौन सा है, अब उसका जुमला पढ़ो। यहां पे क्या किया उसने, यहां पे उसने सीजेशन की है, क्या की है, सीजेशन की है, रोक दो। अब बात आती है भाई हाँ वाकई सस्पेंशन और सीजेशन में फर्क है। सस्पेंशन मींस टेम्परेरली आपने रोकना है और सीजेशन मीन खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। अब दोनों में फर्क सामने आ गया, ठीक है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ 14 पढ़ते तो हम कंफ्यूज हो रहे थे यार रोकने की बात कौन सी वाली कर रहा है, ठीक है। अब 14 पे आए आप, 14 को आप दोबारा पढ़ें, दिखा दें जरा, माजरत। Which of the following statement is correct? Sorry, capitalization of borrowing cost should be suspended. और ऊपर वाले को अंडरलाइन करो, कैपिटलाइजेशन उसने सर जुमला बड़ा और तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप ना उस 12 के साथ जरा लिख लें साइड पे करके, वहां पे लिखें सीजेशन और 14 के साथ लिखें सस्पेंशन, ठीक है। 12 के साथ लिखें सीजेशन, जरा जुमला डिफरेंट है ना। अच्छा तो होता वो यूं कहता गाजी लिमिटेड ने काम तकरीबन पूरा कर लिया है, और अगली बात वो यूं लिखता कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सीज्ड या स्टॉप्ड, ताकि हम ये बात जरा ज्यादा क्लियरली से। 12 के साथ आपने क्या लिखा, सीजेशन, और 14 के साथ क्या लिखा, सस्पेंशन, ठीक है। अब सीजेशन कब कर देनी है, जब ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन सस्पेंशन की बात कर रहे हैं व्हेन सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। ये सस्पेंड नहीं करते, यहां पे सीज कर देते। तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखें, लिख लिया भाई आपने, लिखा हो ना, यहां पे लिखा हुआ, मैं क्या लिखा हुआ है जी, कौन सा बेटा, अभी तो 12 और 14 कर रहा हूं, 10 पे पहुंचते हैं। अच्छा एक मिनट, आशा क्या मतलब होता है इसका, भाई पहले जरा ये क्लियर कर लें दोनों, ठीक है। हाँ 14 के साथ क्या लिखा हमने, ए में सीजेशन, इसलिए ये ए नहीं है। बी में कहता है रूटीन सस्पेंशन है, इसमें तो वैसे ही नहीं रोकते। सी में वो कह रहा है ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड। तो भाई बच्चे सही कह रहे थे, बेचारे जिद कर रहे थे, मैंने कहा रुको रुको, नहीं रुको, जिद कर रहा था मैं, ठीक है। क्या भाई देखो, इंटरप्शन इज नॉट पार्ट। अच्छा ऊपर वाला पॉइंट ना होता फिर भी बंदा कंफ्यूज होता, लेकिन ऊपर कह तो रहा है प्रोडक्शन पार्ट का हिस्सा था, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का हिस्सा था, डिले भाई वो तो ऊपर आ गया। इंटरप्शन, और वो कौन सा इंटरप्शन है, टेम्परेरी डिले इन विच प्रोसेस एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, डेवलपमेंट ही रुक गई है उसकी, ठीक है। तो ये नॉन रूटीन है, इसके अंदर हमें सस्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई 12 और 14 पहले देख लो, फिर 10 पे जाते हैं। 12 और 14 में क्या फर्क आया, या तो फजूल सी बहस, लेकिन बाद में आप परेशान होते हैं, ठीक है। 12 और 14 में क्या फर्क आया, 12 में उसने कहा था कब सीज कर दें, हमने कहा जब तकरीबन सारे काम पूरे हो जाए। 14 में उसने कहा कब सस्पेंड करना है, और पहले पॉइंट में उसने सीजेशन वाली बात ही डाल दी, उससे कंफ्यूज होना। वो कह रहा है सीज करने की बात पॉइंट ए के अंदर, ए नहीं है, बी वैसे रूटीन है, तो सी क्या है, नॉन रूटीन, और आप इसको टिक कर लो, यही हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब आते हैं 10 पे। When activities to prepare an asset for its sale or use are suspended, अब देखो ये सस्पेंशन है, उन दोनों को बहस में इसीलिए लेकर आया ताकि फर्क पता लग जाए, ठीक है। अब एक है सीजेशन, दूसरी है सस्पेंशन, ठीक है ना। अच्छा अब 10वां बोलो, when activities to prepare an asset किधर गया, for its use and sale are suspended, borrowing cost must be। अब मसला क्या है, मसला यह है कि सस्पेंशन के बारे में उसने बताया नहीं है कि रूटीन है या नॉन रूटीन है। जरा पढ़ लो, व्हेन एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एन एसेट फॉर इट्स सेल और यूज आर सस्पेंडेड। क्यों, इंटरप्शन तो नहीं, ये तो खत्म हो गया काम से।
इसीलिए मैंने कहा ये तीनों एमसीक्यू डिस्कस कर लेने चाहिए, अपने अपने अंदाजे नहीं लगाने, ठीक है। सस्पेंशन के बारे में अगर कभी सवाल खामोश हो तो उसे आप नॉन रूटीन अज्यूम करना, ठीक है, लिख लो इसको। और बी है, 10वें का बी है, 12वें का तो मैंने याद ही नहीं क्या बताया था, 12वें का आपने रोकनी है, वो जो भी बनता है, ठीक है, आपने रोक देनी है। जिस दिन सब्सटेंशियली सारे काम पूरे हो जाए तो आपने कैपिटलाइजेशन को रोक देना है, वो जो सा ऑप्शन बनता है लिख लो। और 14 के अंदर सी है, ठीक है, तो सही है, बताएगा उसमें क्या है। 1 में which two of the following, which two of the statement below regarding IAS 23 are correct? ये वाला borrowing cost must be capitalized if they are directly attributable to qualifying asset. Borrowing cost should cease to be capitalized once related asset is substantially complete. दोनों ही ठीक है। substantially complete अभी तो समझा के आया हूं गाजी में ये तो समझा के आया हूं। सब्सटेंशियली कंप्लीट अगर लिख दे तो समझो तकरीबन कंप्लीट हो ही गया, फिर ऐसे छोटे मोटे काम ही रहेगा। उसने कहा फर्नीचर फिट करना रहता है, मैंने कहा सफाई करनी रहती है, ये बात है बस, ठीक है। सी बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू, नहीं सारे नॉन करंट एसेट्स की तो नहीं, अगर आप बना बनाया खरीद लें जाके तो फिर आप उसको तो बोरिंग कॉस्ट नहीं दिखाते थे, तो सी नहीं है। बोरिंग कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू, नहीं मे से कोई नहीं, अगर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट हो तो मस्ट, भाई पॉइंट डी पढ़ा आपने, वो कहता है बोरिंग कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज्ड इफ दे रिलेट डायरेक्टली टू क्वालिफाइंग एसेट। क्या कोई ऑप्शन है? वो 2003 से पहले पुराने स्टैंडर्ड में होता था, हमने उस्तादों से सुना, IAS 23 पुराने में वहां पे ऑप्शन था, अब ऑप्शन खत्म हो गया। 2003 में ये बदल गया था और उसने ऑप्शन खत्म कर दिया था। उसने कहा था अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करता है बोरिंग कॉस्ट तो उसको लाजमी कैपिटलाइज करना है। तो मे की वजह से सी, ये डी नहीं है। और नॉन करंट एसेट सारों के ऊपर नहीं करते बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट पे करते हैं, तो ये भी नहीं है, तो ए और बी वॉज करेक्ट, ठीक है। हाँ, मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री जो होती है ना बेटा, देखो मैंने आपको जिस दिन क्वालिफाइंग एसेट की एग्जांपल डेफिनेशन लिखवाई थी, कुछ अगर पहला लेक्चर ओपन करना मुझे जरा हेल्प मिल जाएगी, मुझे रटा भूला हुआ है। मैंने कुछ ऐसे बात लिखवाई थी, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज। तो उसकी मैंने एग्जांपल 1 लिखी थी PPE बिल्डिंग, एग्जांपल 2 मैंने लिखी थी इंटेंजिबल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और एग्जांपल 3 मैंने लिखी थी इन्वेंट्री और लिखा था जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज। अब मुझे बताओ, जो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है वो रोजाना 1500 2000 हवाई जहाज तो बना लेती होगी, ज्यादा बन जाएंगे, साल में 1 लाख जहाज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है, वो ऐसे होता है। तो हवाई जहाज इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री विच कैन बी मैस प्रोड्यूस्ड, जो कि बल्क में ऐसे आपका प्लांट चल रहा है और धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स निकल रही है, क्या निकल रहा है? हवाई जहाज निकल रहे हैं, खड़क 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 खड़क, नहीं। तो वो इन्वेंट्री जो मैस में प्रोड्यूस हो सकती है, क्या मतलब, आपका प्लांट लगा हुआ है और वो टॉफियां बना रहा है, वो टॉफियां निकले आ रही हैं फटाफट, वो मैस प्रोड्यूस हो रही है इन्वेंट्री, तो वो तो भाई क्वालिफाइंग एसेट हो ही नहीं सकता। क्वालिफाइंग एसेट की तो शर्त ही यही है कि वो अच्छा खासा अरसा ले बनने में। तो अगर इन्वेंट्री ने क्वालिफाइंग एसेट बनना है तो जरूरी है कि हवाई जहाज हो। क्या मतलब, वो ऐसी चीज हो जो 3 4 5 महीने लेती हो बनने के लिए, सही है। कौन सा एमसीक्यू कह रहे हो आप? मैंने मैथ्स के लव से कोई मसला हुआ मुझे, तो इस वजह से मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट? मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री, बताओ, मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है? मैस में प्रोड्यूस हो जाने वाली इन्वेंट्री कोई अच्छा खासा आसान नहीं लेती बनने में, वो तो बस फौरन बनती चली जा रही है, ठीक है ना, तो सही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यस दे कैन बी अ क्वालिफाइंग एसेट अगर इंस्टॉल होने में 3 4 महीने लग जाए। मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री हो सकती है, अब इसमें उसने क्लियर नहीं ना किया, तो मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री तो आप कहते हैं मुझे बहरी जहाज बना दो, मैंने जो है ना वो आज पे इस दफा जो है ना समुद्री रास्ते से जाना है, अपना हवाई जहाज बहरी जहाज बना के मैं जाऊंगा, तो भाई मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री तो वो कुछ भी हो सकता है, वो 3 4 5 6 8 10 महीने भी ले सकती है, साल भी लग सकता है। मैस प्रोड्यूस तो नहीं है ना, तो मैस प्रोड्यूस तो सामने नजर आ रहा है कि भाई वो तो कतई नहीं हो सकती क्वालिफाइंग एसेट। और लास्ट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना भी तो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने बेचनी है। हमने अभी आज कल ही तो शुरू किया है, तो मैंने इंशाल्लाह वो आपको अभी पढ़ाना है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन भी होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो देखेंगे, ट्रांसफर आज पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको अगर आप बना रहे हैं और बना के आपने किराए पे बेचना है तो उसकी कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड करनी है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बनने में अच्छा खासा अरसा ले तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट है भाई, ठीक है। तो वो जो आपने पहले दिन एग्जांपल्स लिखी थी ना, उन एग्जांपल्स में आप जाके चौथी चीज लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
बोरिंग क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी ना, तब मैंने IS 40 पढ़ाया नहीं हुआ था। वैसे तो भी मैंने इंटेंजिबल भी नहीं पढ़ाया, लेकिन थोड़ी बहुत बात आप सुनते चले आ रहे होते हैं शुरू दिन से इंटेंजिबल की, ठीक है ना, थोड़ी बहुत। तो हमने लेक्चर 123 के लेक्चर 1 में डेफिनेशन लिखी थी क्वालिफाइंग एसिड की। और लेक्चर नंबर 1 ऑफ IS 23 में मैंने कहा ये लिखी थी। 24 कहां से आ गया? स्टैंडर्ड की बात, स्टैंडर्ड वो पहले लेक्चर की डेफिनेशन पे सब पहुंचे हुए हैं। डेफिनेशन थी क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स यूज, ठीक है। अब एग्जांपल में लिखा हुआ है PPE, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री, और चौथी चीज लिखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख के ब्रैकेट में लिख लो प्लाजा गिवन ऑन रेंट। प्लाजा बनते हुए तो टाइम लगता है ना, अगर हमने बनाया तो आप लिख लो शॉपिंग मॉल या प्लाजा, कुछ भी आपने रेंटल पर्पज के लिए कोई चीज भी रखी हुई है भाई, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर उसको और यार ये क्वालिफाइंग एसिड बिल्डिंग भी बन के तो PPE भी बन जाती है ना। बिल्डिंग बनते बनते क्वालिफाइंग एसिड थी, बन गई तो PPE। सॉफ्टवेयर बनते क्वालिफाइंग एसिड था, बन गया तो इंटेंजिबल। इन्वेंट्री जो मैस प्रोड्यूस नहीं है, बनते क्वालिफाइंग, यानी कि उस अरसे में इंटरेस्ट को ऐड करना है ना, जब बन जाए तो उसको भेज देना जहां का वो था। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर खुद बना रहे हैं, प्लाजा खुद बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं जी? हमने जी रेंटल पे देना है इसको। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना भी तो सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खुद बना रहे हो, जगह खाली पड़ी, चलो यार यहाँ पे ना 3-4 मंजिला एक प्लाजा बना देते हैं, उसको किराए पे उड़ा देंगे, ठीक है। मकसद क्या है? बिजनेस के यूज के लिए नहीं है। मकसद ये नहीं वेले पड़े, जगह वेली पड़ी थी, पैसे वेले पड़े, चलो लगा दो। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है, तो बनते क्वालिफाइंग एसिड है। उतने अरसे को अगर लोन से फाइनेंस किया तो इंटरेस्ट को ऐड कर दो उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो जो कल आपने एंट्री किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, उसमें फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड के साथ बोरिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। मैं क्लास के बाद समझ लेना मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री। मैस प्रोड्यूस का मतलब है जो बल्क में प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट, तो वो कोई महीने तो नहीं लेती। जब बल्क में प्रोड्यूस होने वाली चीज महीने तो नहीं ना ले सकती यार। वो महीने अगर कोई चीज 2-3 महीने में एक यूनिट बनता है, तो फिर साल में 3-4 ही बनाओगे ना। वो मैस प्रोड्यूस तो नहीं होता। मैस प्रोड्यूस क्या है? आप रोजाना 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं जी, 10,000 बल्ब बना रहा है ये प्लांट फिलिप्स का रोजाना। अब ये मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री है। अच्छा जी, बस वो अब कल करेंगे, मुझे अब नया काम कराने दो वरना बोर हो रहा हूं। 36 में बहुत मसला आया, 1-2 के अलावा तो ही मसला आना चाहिए। कितने बच्चों ने IS 36 के पहले 15 MCQs किए? अच्छा ऐसा करो, मैंने MCQs IAS 23 के कर लिए डिस्कस सारे, ठीक है, ऑल डिस्कस हो गए। और होमवर्क के अंदर MCQs IAS 36 के 1 से 30 कर लो। 46 हैं गालिब, वो जितने भी हैं वो अगली दफा कर लेंगे बात, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल है हमारे सामने। ये सवाल मैंने लास्ट टाइम टेस्ट में दिया था, सांप लिमिट, लेकिन इस दफा मैंने सोचा आपकी असेसमेंट, तो ये छोटे मोटे सवालों से तो आपको मजा नहीं आना, तो ये ना क्लास में ही करा देता हूं। टेस्ट के लिए कोई नवा लभेंगे। नजर आ रहा है सबको? सवाल नजर आ रहा है सबको? ये अब हैंड आउट में मिलेगा माजरत, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट का सवाल है। ओके, लास्ट टाइम टेस्ट में मैंने ये दिया था। रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा। शो द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट फुल, पहले दिन ही नोट। शो द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट। मैं थ्योरी शेरी को नहीं पढ़ा रहा, सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन हम, ठीक है। तो एक बार ये सारी चीजें सिखा लूंगा ना, उसके बाद थ्योरी पे जाएंगे तो वो सब चीजें बस ऐसे कि हाँ ये वही चीज है, टिक कर लो। पढ़ा, लाइन को पढ़ा, हाँ ये तो किया था हमने, टिक करके, वो ऐसे करके हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। सांप लिमिटेड इज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इट कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग्स फॉर रीसेल, फॉर लीजिंग एंड फॉर प्राइवेट यूज। लीजिंग जिंदगी में याद रख लेना, अभी कभी सवाल में वो दे देना, इसको रेंट ही कहना है आपने, ठीक है, रेंटल। इसलिए टेस्ट के अंदर ऐसे लिखा था कि ये बता सकूं कि बच्चे के अंदर आएगा, लिख ही देता है फॉर लीजिंग। तो लीज मतलब क्या? किराए पे। लीज का मतलब किराया ही होता है, ठीक है ना। इस खास तौर पे आपने IFRS 16 भी नहीं पढ़ा, ठीक है, वो FR 2 में पढ़ोगे, लीजेस का स्टैंडर्ड है। उससे पहले तक तो आपके लिए लीज मतलब रेंट ही है, ओके। तो वो कह रहा है जी सांप जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको सेल भी करते हैं, उनको रेंटल पे भी देते हैं, और उनको प्राइवेट यूज मतलब बिजनेस यूज। प्राइवेट यूज मीन्स मतलब स्नेक लिमिटेड का प्राइवेट यूज है ना, तो बिजनेस यूज हो गया, ठीक है। ये तो तीनों चीजें कर रहे हैं भाई, ठीक है।
ये तो बिल्डिंग्स को खुद यूज भी करते हैं बनाकर, और बनाकर बेच भी देते हैं, और बनाकर रेंटल के लिए भी रखते हैं। तो मतलब जो बिल्डिंग ये खुद यूज करेंगे अपने बिजनेस में वो IS 16 वाला PPE बनेगा। जो बिल्डिंग ये सेल के लिए रखेंगे, फॉर सेल की फट्टी लगी होगी, घर बना मकान बनाकर उन्होंने बाहर लिखा दिया फॉर सेल, नीचे राब्ता नंबर, ये क्या है? उनकी इन्वेंट्री है। ठीक है, और एक बिल्डिंग बनाकर उन्होंने लिख दिया किराए के लिए खाली है, नीचे राब्ता नंबर, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 में आ जाएगा। बात समझ गए? उन्होंने 3 बिल्डिंग्स बनाई, एक के बाहर कुछ नहीं लिखा बल्कि ऊपर लिख दिया स्नेक लिमिटेड, मतलब हमारा दफ्तर है यहाँ पे, हेड ऑफिस, वो IS 16 हो गया। दूसरी बिल्डिंग उन्होंने साथ ही बनाई, उसके ऊपर लिख दिया फॉर सेल, कॉन्टैक्ट नंबर फलां फलां, इन्वेंट्री। साथ ही तीसरी बिल्डिंग बनाई, उस पर लिख दिया फॉर रेंट, राब्ता नंबर फलां फलां। बात समझ गए हो? अच्छा, अब मांगा है उसने हमसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट। पढ़ते हैं। अ बिल्डिंग दैट स्नेक लिमिटेड हैड कंस्ट्रक्टेड इन इस्लामाबाद at a cost of 10 lakh had been on market for 2 years and was still not sold. Had been on the market का मतलब क्या है? ये AIS 2 की इन्वेंट्री थी। क्या मतलब? फॉर सेल रखी हुई थी। जैसे आप दुकान के अंदर वो क्या कहते हैं, अलमारी के अंदर, डिस्प्ले के अंदर चीजें लगाते हैं, फॉर सेल होती हैं, ऐसे ही ये बिल्डिंग इस्लामाबाद वाली पिछले 2 साल से ऑन मार्केट थी, लेकिन अभी तक सेल नहीं हो रही, यानी उसके ऊपर फट्टी लगी हुई है फॉर सेल। ठीक है, तो जब वो फॉर सेल है तो वो खुद यूज नहीं कर रहे, और वो उसको रेंटल या कैपिटल के भी रखे, बल्कि तैयार बैठे हैं, अभी कोई आया हो तो हम बेच दें, तो वो तो क्या है? इन्वेंट्री IS 2। 2 साल से नहीं बिकी। आपको कोई करंट एसेट ही नहीं है भाई, ये नहीं होता। अजम्पशन हमारी होती है इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है, वो जरूरी तो नहीं है वो बिक भी जाए, लेकिन अजम्पशन यही होती है कि 2-3 महीने में इन्वेंट्री बिक जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, बहरहाल ऑन यकम मार्च 15, बहुत हो गई, ईयर एंड 31 दिसंबर 15 है। ठीक है, बहुत हो गई। ऑन यकम मार्च 15 सांप लिमिटेड टुक इट ऑफ द मार्केट। उन्होंने कहा वो पट्टी उतार दो यार। कौन सी पट्टी उतार दो? फॉर सेल वाली। और उसकी जगह कौन सी पट्टी लगाओ? टुक इट ऑफ द मार्केट एंड लीज्ड रेंटेड आउट इट इंस्टेड। हाँ भाई, IS 2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई। ट्रांसफर भी साथ साथ पढ़ानी है आज। ठीक है, इसका टेबल कल बनाएंगे, आज सिर्फ कर लेंगे ये काम। ठीक है, कल मैं बकायदा एक टेबल बनवाऊंगा, IS 2 से IS 40 में आया, IS 40 से IS 2 में जाए, IS 16 से IS 40 में, IS 40 से IS 16 में जाए, या CWIP से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आए, तो इस सब के मौकों पर क्या क्या रूल्स बनने हैं, मतलब वो रूल्स क्या है अभी आप समझ आ जाएगी। बड़ी साथ आसान सी बात है। IS 16 के पास फेयर वैल्यू मॉडल मौजूद है। ठीक है, और अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पर चलते हैं ना, तो जो IAS 2 जब आएगा उसके पास तो ऐसा कोई मॉडल है नहीं, वो प्रॉपर्टी हवाले करेगा IS 40 के, उसे कहेगा यार ये पकड़ो प्रॉपर्टी, IS 40 कहेगा फेयर वैल्यू पे दो, आज की वैल्यू पे दो, तो कह रही है मेरे पास तो सिर्फ एक ही हल है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो मैं वो टेस्ट लगा सकता हूँ, और तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ बंधे हैं। अगर चलो ठीक है यार, 2 प्रॉपर्टी और जाओ निकलो यहाँ से, चलो मेरे पास तो है ना फेयर मॉडल, तो वो अपने फेयर वैल्यू मॉडल को जिस दिन आई वो प्रॉपर्टी उसी दिन लगाकर उसको फेयर वैल्यू पे ले जाएगा, और गेन लॉस कहाँ ले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, ऐसे ही IS 16 जब प्रॉपर्टी लेकर आएगा इसके पास अभी सवाल में, तो हम उसे कहेंगे IS 16 इसको फेयर वैल्यू पे करो, वो कहेगा हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मॉडल मौजूद है। ठीक है ना? तो ऐसे बस ट्रांसफर के अंदर हमने रूल्स देखने हैं, रूल सारे बाद में देखेंगे, फिलहाल तो जो एप्लीकेबल है वो देख लेते हैं इस सवाल के अंदर। हाँ भाई, हो गया काम। ये क्या है? ये IAS 2, ये क्या है जी? IAS 2 से IAS 40 के अंदर हमारी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब वो कहते हैं यकम मार्च 15। अच्छा, बनी कितने की थी ये? 10 लाख की। ठीक है ना? 1000 में कर लेंगे। ठीक है, ऑन यकम मार्च 15 स्नेक टुक इट ऑफ द मार्केट एंड लीज्ड इट, यानी रेंटेड आउट। इट वाज लीज्ड ऑन 1 मार्च 15। द फेयर वैल्यू वाज 1500 ऑन 31 दिसंबर 15 एंड फेयर वैल्यू वाज 1000 ऑन 31 दिसंबर 14। अब मसला यह है कि सवाल के अंदर IS 2 वाली इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उसी को फेयर वैल्यू कह रहा है, लेकिन मसला यह है कि वो फेयर वैल्यू कह रहा है 31 दिसंबर 14 की, यकम मार्च 15 की फेयर वैल्यू नहीं बता रहा। तो भाई ऐसी सूरत में ना हमें अज्यूम करना पड़ा करेगा कि यार 2 महीने में कितनी को वैल्यू बदल जाती है, प्रॉपर्टी है ना, तो जो 31 दिसंबर 14 पे फेयर वैल्यू थी, अगर सवाल खामोश है तो 1 आध महीने का फर्क ही है ना, तो 1-2 महीने का फर्क जो है उसको फिर हम जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे यार जो 31 दिसंबर 14 की फेयर वैल्यू थी वही यकम जनवरी 15 की फेयर वैल्यू। ठीक है, तो वो फेयर वैल्यू पर हम लाकर
इसमें ले आएंगे, IAS 40 में ले आएंगे और उससे ऑनवर्ड्स फिर हम देखेंगे। ईयर एंड पे जाएंगे तो अगर कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिशिएट कर लेंगे, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू पर ले जाएंगे। क्या बनाकर? लेजर बनाकर। क्या बनाकर? काम वही है जो कल किया है, सिर्फ सवाल जरा बड़ा बड़ा लग रहा है, परेशान हो रहे हैं आप। देख रहे हैं बहरहाल वन बाय वन। ओके जी, सबसे आसान की तरफ से फिर जाते हैं। चलो खैर तरतीब से चलते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान। अब एक बिल्डिंग हमारी पूरे पाकिस्तान में चार सूबे 4 बिल्डिंग है, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। बल्कि नहीं, इसमें KPK वाली नहीं है, बल्कि उसमें इस्लामाबाद में है, फिर सवाल लंबा हो रहा था। अच्छा, ऑन 30 सितंबर 15 सॉरी द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन बलोचिस्तान हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीट ऑन 2 जनवरी 12 एट अ कॉस्ट ऑफ 50 लाख। हमने 5 मिलियन 50 लाख हमने बलोचिस्तान में एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है। अब वो बिल्डिंग जहां बनाई है उसके आसपास कोई और आबादी शाबादी भी नहीं है। फिलहाल हमने कहा वहां पे जो है ना वो गवादर पोर्ट जो है डेवलप हो रहा है, तो चलो ये बिल्डिंग बना देते हैं। अभी तो ये है कि वो मजदूर शजूर वहां पे जो काम करते हैं बस वही आके रह लेते हैं, लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं ये कीमत लगा दो तो वहां पे कोई कीमत लगाने वाला भी नहीं है। जगह ही ऐसी है, दूर दराज इलाका है, नहीं है मार्केट। वहां पे हो जाता है ना ऐसे, आपने 10 मंजिला प्लाजा खड़ा कर दिया, वहां पे झुग्गियों में लोग रहते हैं, तो उसकी कीमत वहां पे शायद डिटरमिन ना हो सक रही हो, कोई वजह हो सकती है। सवाल कह रहा है तो बस ठीक है, फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती, ठीक है जी, नहीं हो सकती, कोई मसला नहीं। अगर फेयर वैल्यू डिटरमिन ही नहीं हो सकती, अच्छा असल वाली लाइन तो मैंने पढ़ाई नहीं। वो कह रहे हैं स्नेक लिमिटेड, सबसे आखिरी बात, स्नेक लिमिटेड अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल टू इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट मॉडल टू इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल लगाता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाता है। अब बलोचिस्तान वाली बिल्डिंग रेंट पे है, किस पे है? रेंट पे है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसको तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना चाहिए। पर यहां पे मसला क्या है? इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड में थ्योरी पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड कहता है अगर फेयर वैल्यू किसी एसेट की डिटर्मिनेबल ही नहीं है तो मजबूरी के दर्जे में आप उसको कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो। वरना पता है मसला क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर या तो हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें या कॉस्ट मॉडल। अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो फिर सबको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें, ठीक है। ये थोड़ा ही है कि जिन पे गेन आना है उनको फेयर वैल्यू पे और जिन पे नहीं आना या लॉस आना है उनको कॉस्ट पे, फिर ये इजाजत नहीं है। तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल सेलेक्ट कर लिया है तो फिर सारी बिल्डिंग्स पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्डिंग की तो फेयर वैल्यू निकल ही नहीं रही है, बलोचिस्तान के दूर दराज इलाके के अंदर है, ये फेयर वैल्यू इज हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल। अब आपको इस सवाल में मत लगा लो, नहीं क्यों नहीं क्यों, जरा मुझे बताओ ना, मैं कर देता हूं, मैं जाता हूं, जाओ फिर छोड़ दो पर्चा। वो कह रहे हैं कि डिटर्मिनेबल नहीं है, कोई वजूहत हो सकती है, सवाल ने वो नहीं बताई, सवाल का डिटर्मिन नहीं हो सकती, बलोचिस्तान वाली बिल्डिंग की फेयर वैल्यू डिटर्मिन नहीं हो सकती। अब क्या करें? बिल्डिंग रिकॉर्ड ही ना करें, बिल्डिंग रिकॉर्ड ही ना करें? नहीं भाई, करनी है, फेयर वैल्यू मॉडल पे मजबूरन नहीं लेकर जा सकते। स्टैंडर्ड ने फिर इजाजत दी, अगर ऐसी कोई बिल्डिंग हो, आप यूज तो फेयर वैल्यू मॉडल कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी फेयर वैल्यू किसी वजह से डिटर्मिन हो ही नहीं सकती। आपने एथोपिया से बकरा मंगवा लिया, अब आप वो बकरा लेकर फिर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार ये एथोपियन बकरे की तो हम कीमत नहीं लगा सकते, डिटर्मिनेबल ही नहीं है, ठीक है। आप वो मंडी में लेगा नहीं यार यहाँ पे तो भजन यहाँ पे नहीं, इसकी फेयर वैल्यू कोई नहीं, आपको यार मेरे हिसाब से तो ये लाखों का है, लेकिन मार्केट कोई नहीं अवेलेबल। हाँ, अगर लोग एथोपिया से बकरे मंगवाने लग जाएं और कई सारे बकरे वहां पे और भी इकट्ठे हो जाएं तो फिर शायद फेयर वैल्यू डिटर्मिन हो जाए। फिलहाल तो एथोपियन बकरे की फेयर वैल्यू डिटर्मिन होना मुमकिन नहीं है, कुछ इस तरह का मामला है। बिल्डिंग फिलहाल अकेली है, कहीं दूर दराज इलाके में है, वहां मार्केट अभी डेवलप नहीं हुई है, तो बस ठीक है, नहीं है। अब हमने इस बहस में नहीं पढ़ना, सोच में नहीं पढ़ना, सवाल कह रहा है तो ठीक है, ओके। अच्छा, आगे कहता है ये बहरहाल 50 लाख में हमने बनाई थी, इट्स टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years, अब लाइफ दे दी इसने, एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 1000, बोथ एस्टिमेट्स हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। ये बिल्डिंग हमारे पास थी और है, ठीक है। IAS 40 में है, IAS 40 में ही रहेगी, लेकिन कॉस्ट मॉडल पे, हालांकि इसकी इजाजत नहीं थी वैसे, पर मजबूरन हम क्या करें, ठीक है। इधर देखो, ये IAS 2 में थी, ओपनिंग डेट पे इस्लामाबाद वाली बिल्डिंग ओपनिंग डेट पे हमारे पास नहीं थी, ठीक है। इस्लामाबाद प्रॉपर्टी ओपनिंग डेट पे हमारे पास नहीं थी, इस साल में एडिशन में आएगी। एडिशन आप स्लैश ट्रांसफर लिख दो, या आप कहते हो नहीं एडिशन तो और होता है, एडिशन की लाइन अलग, ट्रांसफर अलग रखो, लेकिन ये ट्रांसफर वो नहीं होगी रिवैल्यूएशन वाली, ये ट्रांसफर होगी फ्रॉम और टू, ट्रांसफर टू IAS 40 या ट्रांसफर फ्रॉम IAS 40, ठीक है ना। तो ये तो है ट्रांसफर टू IAS 40, ठीक है। ये ओपनिंग में नहीं थी, क्लोजिंग पे है, ये ओपनिंग में भी थी, क्लोजिंग में भी है, लेकिन कॉस्ट मॉडल पे है। थर्ड, ये कोई ट्रांसफर नहीं हुई, ये IAS 40 में ही थी, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। थर्ड, ऑन 30 सितंबर 15 स्नेक लिमिटेड एविक्टेड द टेनेंट्स फ्रॉम अ बिल्डिंग इन कराची। एविक्टेड, निकाल दिया उन्होंने टेनेंट्स, किराएदारों को
इसका मतलब पहले किराए पे थी, पहले किराए पे थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, निकाल दिया किराएदारों को, पता नहीं आप बेचने लगे हैं तो बेचने लगे हैं तो फिर इन्वेंट्री बनाओगे, अगर यूज करना है तो IAS 16 वाला पीपीई, एंड मूव्ड इट्स हेड ऑफिस इनटू द बिल्डिंग इंस्टेड, अपना हेड ऑफिस वहां ले गए। हाँ भाई, IAS 40 में थी ये बिल्डिंग, IAS 16 में चली गई, ठीक है। अब जिस दिन IAS 40 को IAS 16 में भेजने लगेगा, IAS 16 कहेगा भाईजान फेयर वैल्यू पर लेकर इसको भेजें और अपने पास ही गेन लॉस पहले ही निकाल कर जो करना है वो कर लें, ठीक है, देख लेते हैं। आगे कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ दिस बिल्डिंग वॉज 3,000 ऑन 31 दिसंबर 14, ठीक है, और ऑन 30 सितंबर 15 इट इज 4,000, और ठीक है, ये क्या है 3,000 क्या है जी, ओपनिंग डेट पर इसकी फेयर वैल्यू थी 1 जनवरी 15 पे, 30 सितंबर पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है 4,000, ठीक है। यूजफुल लाइफ 5 साल, रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख, क्या करना है इसको, क्या करना है, डेप्रिसिएट नहीं करना भाई, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। पीपी के नोट में जाकर जो है तो भाई 16 का नोट नहीं बनाना ना मैंने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर से इसने निकल जाना है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने रखना है फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू पे रखें तो डेप्रिसिएट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, पीपी का नोट मैंने मांगा नहीं, ये टेस्ट ना, टेस्ट के अंदर तो ऐसी बातें होती हैं, आप परेशान हो गए ये भी करें वो भी करें, ठीक है ना, लेकिन अब चलो रेस्ट वाला सवाल इधर आ गया, ठीक है जी, आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। ऑन 30 सितंबर 15 स्नेक लिमिटेड लीज्ड आउट द ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग इन लाहौर। अच्छा, लगता है हम लाहौर से कराची शिफ्ट कर गए हैं ना हेड ऑफिस अपना, वहां की जो बिल्डिंग थी हमारी उसको हमने हेड ऑफिस बना लिया और लाहौर वाले हेड ऑफिस को खाली करके किराए पे दे दिया। देखो, ऑन 30 सितंबर 15 स्नेक लिमिटेड लीज्ड आउट हेड ऑफिस, ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग इन लाहौर, द ओरिजिनल कॉस्ट वाज इतने। अच्छा देखो, ओल्ड हेड ऑफिस बिल्डिंग, ओल्ड हेड ऑफिस IAS 16 में पड़ी थी लाहौर बिल्डिंग, और ठीक है, अच्छा ठीक है जी, आगे वो सारी डिटेल्स गिवन है, जब इस पे आएंगे तो तब देख लेंगे, ठीक है। रेंटल्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टोटल्ड 2,000, इसका क्या करें, ना तो ये एसेट अकाउंट के अंदर आ सकता है ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, इसको क्या करना है, बस सिंपल इसको सब नोट्स के अंदर लिख लेना है एज इट इज। अभी डिस्क्लोजर पढ़ाऊंगा ना, IAS 16 का भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तो नोट बनाना सीखा हुआ, ठीक है ना, वो भी पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे, तो ये उसके अंदर लिखा होगा। रेंटल दे दिए आपको, पर्चे के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट आया और नीचे रेंटल की लाइन आ रही है, भाई रेंटल ने कहा एसेट अकाउंट में तो नहीं आता, अगर कॉस्ट मल्टीप्लाइड अकोमोडेशन के अंदर तो नहीं आता, तो फिर ये क्या करें भाई, इसको सब नोट के अंदर लिख दें, ठीक है, डिस्क्लोजर की, ठीक है, रिक्वायरमेंट। स्नेक लिमिटेड अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, अब स्नेक लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, नोट का वो नंबर बता दो, 13 नंबर, कल 12 नंबर था ना, नहीं कल नहीं होता, दूसरी क्लास में था, पीपी का नोट में आया ना 12 नंबर था, ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर, ठीक है, मैंने 13 लिख दिया, 13 नंबर, और आज पीपी नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है इन्वेस्टमेंट। देखो बैलेंस शीट इस तरह से बन रही है, बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, उसका नोट बनाना सीखा हुआ है, साथ ही मैंने आपको बताया था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी ये भी आया था, और सब नोट उसके अंदर आ जाता है, पीपीई वाला याद है, सब नोट बनाया था। ऐसे ही इंटेंजिबल आएगा FAR 2 में, इसका नोट बनेगा, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया है FAR 1 में, इसका नोट बनेगा। ऐसी एक और चीज़ भी आनी है, वो नाम जरा मुश्किल है, उसको मैं फिलहाल लिखता ही नहीं हूँ, FAR 2 में लीज्ड एसेट, ठीक है, राइट ऑफ यूज भी कहते हैं, छोड़ो लिख नहीं रहा, बिल्कुल सेम नोट होंगे इनके, तो ये तो भी फिलहाल आपने बनाना नहीं है, ठीक है, सेम नोट, पीपीई का नोट सेम, इंटेंजिबल का वैसा ही, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वैसा ही, और एक और चीज़ राइट ऑफ यूज आएगा FAR 2 में, उसका भी सेम, जगा दो इसको, ठीक है। तो इस तरह से भाई जैसे पीपीई का नोट बनना है और उसकी एक फिगर निकल कर जानी है बैलेंस शीट में, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनना है और एक फिगर निकल कर जानी है बैलेंस शीट में। चलो शुरू करते हैं फिर सवाल। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी नजर आई हैं आपको? हाँ, प्रॉपर्टीज हैं सारी, इस्लामाबाद, फिर बलोचिस्तान, फिर कराची और लाहौर। कोई स्टार्ट में है, कोई स्टार्ट में नहीं है, कॉलम तो बना लेना सारे, और कोई 5वीं आ गई तो 5वां कॉलम भी बना लेंगे, फिलहाल तो 4 ही नजर आएंगे मुझे, ठीक है। तो इस्लामाबाद प्रॉपर्टी, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी लिखना है, चलो बहरहाल इस्लामाबाद लिख लेना आप, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी बिल्डिंग, ठीक है, इस्लामाबाद बिल्डिंग, बलोचिस्तान बिल्डिंग, कराची बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख लेना, ठीक है ना, और बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 लिखा हुआ उसने ये नाम लिखा हुआ, तो परेशानी हो रहेंगे फिर 1 किसको का 2 किसको का, ठीक है ना। तो बिल्डिंग इस्लामाबाद ऐसे लिख लो, चलो बिल्डिंग लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा तो आप नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग बलोचिस्तान, बिल्डिंग कराची और बिल्डिंग लाहौर,
और टोटल आएगा, और टोटल का जो एंड होगा वो बैलेंस शीट के फेज पे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आगे सबसे ऊपर पीक फिनिश सुपर, पीक फिनिश सुपर बलोचिस्तान। ठीक है, बलोचिस्तान इसलिए पकड़ लिया मैंने पहले क्योंकि इसमें कॉस्ट मॉडल है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, नंबर लें। क्या ख्याल है? फेयर वैल्यू ऑफ बलोचिस्तान बिल्डिंग हैड नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 12। नोट तो पहले बना लें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्या चीज दी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इसलिए लिख दिया, कॉस्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो कॉस्ट मॉडल पे उसकी कॉस्ट नजर आएगी, जो फेयर वैल्यू मॉडल पे उसकी फेयर वैल्यू नजर आएगी, इसलिए जांच रहा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, बिल्कुल वैसे ही। ओपनिंग बैलेंस, फिर अच्छा इसमें रीवैल्यूएशन तो है नहीं, इसमें रीवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, इसमें फेयर वैल्यू मॉडल है, और फेयर वैल्यू मॉडल में हमने लेजर कल बनाया था, देख लो क्या होता है, या फेयर वैल्यू गेन आता है उससे एसेट बढ़ता है, या लॉस। तो हम लिख दिया करेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जैसे वहां पे लिख देते ना रीवैल्यूएशन, सरप्लस है तो प्लस लॉस, 2 लाइनें क्यों लिखे, यहां पे भी लिख देंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, या गेन स्लैश लॉस लिख लो, ज्यादा बेहतर है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। गेन आए तो प्लस, लॉस आए तो माइनस। ठीक है, फेयर, बल्कि चलो एक और चीज भी है, ये जरा ये देख लेते हैं, ट्रांसफर टू या फ्रॉम। ओके, वो उसी वक्त ध्यान से देख लेंगे प्लस करना है या माइनस करना है। ओके, उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और बिल्कुल हाँ एडिशन तो लिखा ही नहीं। तरतीब क्या रखनी चाहिए ज्यादा बेहतर, पहली बार मैं बना रहा हूं आपके सामने इस सेशन के अंदर नोट, पहले एडिशन रख लें, चलो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से तो पहले लिखना ही चाहिए। हाँ क्यों, क्योंकि मैंने तो इसने लिख लिया ना, इसलिए रीवैल्यूएशन होती ही नहीं है इसमें, रीवैल्यूएशन इसमें नहीं होती उसमें। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, असल में इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है ना, ये हमेशा ईयर एंड पे होनी है, अनलेस के कोई ट्रांसफर हो जाए, तो नॉर्मली इसको हम एंड पे ही किया करेंगे, इसलिए मैं पहले एडिशन को ले आया, और वजह कोई नहीं है, आप पहले लिख लो, नो इशू। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद भाई डिस्पोज भी होगी, पढ़ाया नहीं है अभी पढ़ाया नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफर है इस सवाल में, डिस्पोजल नहीं है। ठीक है, वो इंशाल्लाह कल या परसों में पढ़ेंगे, तो फिर टेस्ट के अंदर डिस्पोजल रख लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, टेस्ट वाली धमकी लगा दी मैंने आपको। ठीक है, अब तो आदत सी होगी। आप क्या टेस्ट लैन इसदी लगी, नजर लगी ताड़ी, सिलेबस जो हम बुध तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, चलो मंगल तक ठीक है, जो मंगल तक पढ़ेंगे वो बुध में टेस्ट होगा। ऑनलाइन वालों आप बुध वाला लेक्चर लेके टेस्ट देंगे। अच्छा, उसके बाद भाई देखो, अगर तो इधर देखो, सारे इधर देखो, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसकी जरूरत ही कोई नहीं होगी, डेप्शन तो होती ही नहीं है, जीरो। ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई एसेट पड़ा होगा कॉस्ट मॉडल पे। ठीक है, ये तो जिंदगी आसान होगी। ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांसफर का कोई चक्कर यहां पे नहीं है, ये वो ट्रांसफर तो नहीं, ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, ये ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, ये वो रीवैल्यूएशन वाली डेप्शन की ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल और क्लोजिंग, ट्रैक पे चढ़ा दूं ना, उसके बाद ट्राई तो कर सकेंगे कम से कम। ओके, नाउ द डिफिकल्ट थिंग इज दीज लाइंस, मुझे लगता है सही लग गई तफाक से। अच्छा बस नोट बन गया, मुझे तो मतलब आपको पता है मसला यही होता है लाइनों वाला, मेरा तो मसला हो गया हल, अब आपका मसला हो जाना है शुरू। ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको होमवर्क में चला जाना इस सवाल है, स्केल ही रख लूँ। हाँ सही कह रहे हो, इतना मैं वेला हूँ, स्केल से टाइम ज़्यादा लग जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा इसी तो आपको भी कहता हूँ स्केल ना यूज़ किया करो। अच्छा जी, बलोचिस्तान की बात हो रही थी। ठीक है, अब हमें 31/15 का नोट बनाना हो तो 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग चाहिए, और ये तो हमें सीखा हुआ हमने ये काम 1 जनवरी 15 की बजाय, हालांकि रिवाइज मॉडल नहीं, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे भाई कह रहा था आदत पड़ी हुई है मुझे। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2014 पे जाएंगे और क्लोजिंग्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात हो रही है इस वक्त बलोचिस्तान बिल्डिंग की, फेयर वैल्यू तो कभी डिटर्मिनेबल थी ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कॉस्ट मॉडल पे रहेगी, इसने किस पे रहना है जी। अब अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो कभी ये एसेट रीवैल्यू, ये बिल्डिंग रीवैल्यू मतलब फेयर वैल्यू पे गई ही नहीं,
तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट पड़ी होगी। और वो कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5000। तो फिर 31 दिसंबर 14 पे भी यही होगी, यकम जनवरी 15 पे भी यही होगी, 5000 रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक है जी। और टोटल के आगे भी मैंने जगह जगह ऐसे आगे कर दी। टोटल कॉलम भी आपने घर बनाना होगा, यू नो क्या बना ही दो, यहाँ पे लिख दो ना ताकि आप फिर भूले ना। शीट खत्म हो जाती है तो लैंडस्केप में बना लिया करो, मैं क्या करूं? ओके ठीक है। अच्छा जी 5000 ये हो गया। अब अगला मसला आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है स्ट्रेट लाइन और लाइफ है इसकी 10 साल। तो 5000 रेजल वैल्यू भी है माइनस 1000 बटा 10, 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी इनटू ये हमने यकम जनवरी 12 को खरीदी थी, तो 12, 13 और 14, 15 नहीं बोलना, 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर ये निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पे ना 2-3 सब नोट्स की जगह वैसे छोड़ देना। ठीक है ना, मेन नोट की बॉडी खत्म होगी ना, नीचे उसी तरह से लिखेंगे हम मेजरमेंट बेसिस, मैं वही लिख रहा हूं। उसके बाद मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड और रेट या लाइफ, उसी तरह से सब कुछ वैसे ही है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा को 5-6 लाइनें छोड़ देना, हो सकता है को सब नोट कल लिखवा दूं, वैसे तो एक ही बनना है, एक ही है, लेकिन चलो ठीक है ना। और फिर आपने हेडिंग बनानी है, 5-6 लाइनें छोड़ने के बाद हेडिंग बनानी है वर्किंग। ठीक है ना, तो ये काम वर्किंग में कर लेते हैं। वर्किंग ए हमने निकालनी है इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 14 तक। 31 दिसंबर खरीदी थी हमने यकम जनवरी 12 पे, कॉस्ट है इसकी 5000, रेजल वैल्यू है इसकी 1000 इंटू फिर शुरू हो गया डिवाइडेड बाय 10, ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन इंटू यकम जनवरी 12 को इसे खरीदा था हमने, पूरा 12, पूरा 13 और पूरा 14। 31 दिसंबर 14 तक कितने साल गुजर गए? आंसर क्या आ गया? 1200 ओपनिंग डेट पर 1200। कंफ्यूजन है कोई? क्लियर है? बोलो। अब इस साल की डेप्रिसिएशन निकालो, इसको क्लोज करो। क्यों? ना तो इसमें कुछ ट्रांसफर टू फ्रॉम हुआ, ना इसमें कोई एडिशन है, इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती। क्यों? कॉस्ट मॉडल पे है, डिस्पोजल भी इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो ये 5000 की 5000 पे ही पड़ी है। अब डिस्पोजल तो इसमें है नहीं, सिर्फ आनी है इस साल की डेप्रिसिएशन, तो वो ऊपर हुआ तो पड़ा है, चलो फिर कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ बस इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो पर्चे के लिए, तो ये शॉर्टकट लग सकता था। ठीक है, तो ये देखो ये 1200 जी ए वर्किंग से आया है और डेप्रिसिएशन हमने निकाली है वर्किंग बी में कितनी? 400। ठीक है, और क्लोजिंग डिस्पोजल कोई है नहीं और क्लोजिंग है 1600। लो कर लो भाई, ये है नोट। ठीक है, अब एक फेयर वैल्यू वाला कराता हूं फिर पूरा करना। ठीक है, कल फिर देख लेंगे इसको। ओके, होमवर्क में ये सवाल होगा। ये IAS 40 से IAS 16 में जा रहा है, चलो देख लेते हैं इसको। ऑन 30 सितंबर 15 हमारे साल के दरमियान में स्नेक लिमिटेड एविक्टेड द टेनेंट फ्रॉम अ बिल्डिंग इन कराची एंड मूव्ड इट्स हेड ऑफिस। ऑन दिस डे फेयर वैल्यू वाज 4000 एंड रिमेनिंग लाइफ वाज, इधर देखो भाई IAS 16 में करना होगा जो भी करना होगा, इसका हमें क्या। ठीक है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए इस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी। ठीक है, और फेयर वैल्यू इसकी पिछले साल के एंड पे कितनी थी? 3000। ठीक है ना। अब जब भी फेयर वैल्यू मॉडल हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, तो क्या सिखाया आपको? लेजर बना लो। ठीक है, बिल्डिंग कौन सी है? कराची वाली, कराची बिल्डिंग फेयर वैल्यू मॉडल पे है। इधर देखो 31 दिसंबर 14 या यकम जनवरी 15 पर भी इसकी फेयर वैल्यू ही होनी है। वो फेयर वैल्यू गिवन है सवाल में 3000। अब ठीक है, मैंने माना कि ये 31 दिसंबर पर नहीं है हमारे पास, ये 30 सितंबर पे क्या हो गई है? ट्रांसफर हो गई है। लेकिन IAS 40 कहता है अगर कोई बिल्डिंग हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल पे है और वो कहीं और जा रही है तो हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे पहले लाएंगे जिस दिन उसको ट्रांसफर करना है, और जो गेन लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे नोट नहीं करना, बल्कि ऐसे ही करना। वर्किंग है ना, इधर देखो मैं कहूंगा जी, इधर 30 सितंबर 15, 30
सितंबर 15, मैं कहता हूं क्लोजिंग है, थोड़ी देर के लिए ऐसे, ठीक है। और क्या सिखाया था, क्लोजिंग डेट पर क्या लिख लिया करो, मैं फेयर वैल्यू इसकी लिखूंगा, कितनी 4000, ठीक है। अब 1000 का क्या आ गया, गेन आ गया, फेयर वैल्यू गेन, बैलेंसिंग फिगर हमेशा निकालोगे कहा था। अब इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, किधर है कराची, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से 1000 से, तो ये 1000 समझ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया क्रेडिट, हो तो बना नहीं रहे हम, ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन अगली बात देखो, ये 31 दिसंबर 15 पर हमारे पास क्लोजिंग में नहीं पड़ी हुई, बल्कि हमने क्लोजिंग पर तो कर दिया है इसको जीरो, क्लोजिंग तो क्या है जीरो, ये तो ट्रांसफर हो गई है किधर, IAS 16 में, तो यहां पे मैंने यूं लिख दिया PPE अपने लेजर में, बात समझे। तो ट्रांसफर की एंट्री पता लग गई हमें, ट्रांसफर की एंट्री क्या है, बड़ी सादा सी बात है यार, पीपीई में एक चीज चली गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकलकर, तो उसकी एंट्री क्या बनी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, और इस दिन की फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर किया, और इससे पहले इसको लेकर आए फेयर वैल्यू पे, जो गेन लॉस था उठाकर लेके कहां पे, और सही है, बात समझते हो। अच्छा भाई, पूरा तरतीब तो ये नहीं थी, तरतीब तो ये थी पहले ओपनिंग लिखता मैं और फिर सारा कुछ, लेकिन जरा मैंने कहा चलो ये बात पहले करनी, ठीक है। मुझे बताओ 31 दिसंबर 15 या यकम जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर 14 या यकम जनवरी 15 पे ये बिल्डिंग कितने की हमारे पास पड़ी थी, क्या देखो 3000, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, ये कॉस्ट मॉडल था और ये फेयर वैल्यू मॉडल में तो डू नॉट डेप्रिशिएट कभी करते ही नहीं है, जीरो। अगली बात देखो, जीरो जीरो और जीरो, कभी कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा, इधर खाली छोड़ देना पर्चे में, फेयर वैल्यू मॉडल है, ओके। अच्छा, काम तो हो गया भाई, 3000 से बढ़ के 4000 किया, अब ये ऊपर भी हो सकता है, एडजस्टमेंट नीचे भी आ गई, कोई मसला नहीं है, तरतीब से चलो। 3000 से बढ़ाकर किया 4000, और फिर 4000 को ट्रांसफर कर दिया पीपीई में, एडिशन तो कोई था नहीं, डिस्पोजल तो कोई था नहीं, यहां पे क्या बच गया, क्योंकि 4000 पर लाके इसको कहां कर दिया था हमने, ट्रांसफर आउट। आसान मुश्किल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके, खत्म नहीं होगा स्टैंडर्ड, ये चल रहा है। यकम जनवरी 15 पे 3000 पर हमारी बिल्डिंग पड़ी है, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। 30 सितंबर 15 पर मैं कहता हूं जी क्लोजिंग लिख लो, आज की फेयर वैल्यू 4000, अगर आज क्लोज कर देते तो कितना होता 4000, तो उठाकर लेके किस पर 4000 पे, 1000 से सरप्लस बुक किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। अब ये कैरी डाउन में नहीं पड़ा, बल्कि इसको हमने इस दिन फेयर वैल्यू पे लाया और कर दिया ट्रांसफर पीपीई में, तो क्लोजिंग क्या हो गया जीरो। ये मैंने इस तरह से बना दिया था, आप तरतीब से बनाए बेटा, वहां पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, बिल्डिंग्स में, एडिशन के अंदर, जी जी, और कहां, तो पीपी का नोट नहीं ना बना रहा मैं, ठीक है। फिर वो दो सवाल होंगे अलग अलग, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली तो दोनों ही बना रहे होगे आप, जब आप खुद बैठे अकाउंट्स बना रहे होगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तब तो दोनों ही बना रहे होगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बना रहे होगे, ये भी बना रहे होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आखिरी देख लें, बस छुट्टी करें, होने वाला बंद, कोई बात नहीं, तब तक देखें, जल्दी ये हो गया, ये अच्छा, ये कौन सा IS 2 वाला, और ये क्या है IS 16 से IS 40 वाला, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी बात सुन लो भाई, ये दोनों ही घर से करने, आप सुन लो, कल करवाऊंगा, सुनो। अब IS 2 से IS 40 में जब जाएगा ये, तो IS 40 कहेगा देखो भाई, मैं जब किसी चीज को बेचता हूं ना कहीं, तो फेयर वैल्यू पे लाकर बेचता हूं, तुम मुझे फेयर वैल्यू पे लाकर दो चीज। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा कोई मॉडल ही नहीं है। कहेगा अच्छा यार, जो तुम्हारी कॉस्ट है ना, जो तुम्हारी कॉस्ट है वो मुझे दे दो। अब जिस दिन वो आएगा एडिशन में, उसी दिन उठाकर फेयर वैल्यू पर लेकर जाएगा IS 40, और उस दिन फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड करेगा, और उससे ऑनवर्ड्स फिर गेन लॉस निकलना है। लेकिन यहां पे आपको क्या बताया, मजबूरी ये थी, जो कॉस्ट थी वही इस दिन की फेयर वैल्यू भी थी। मजबूरी नहीं समझो, जान छूट गई। यानी कि जिस दिन ये आएगा 1000 पे एडिशन होगा, इधर देखो ये कौन सी बिल्डिंग है, इस्लामाबाद, ओपनिंग जीरो, 1000 पर यहां आ गई, ट्रांसफर है, एडिशन नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस पूरे सवाल में कोई एडिशन नहीं था, सारे ट्रांसफर है, नया नहीं खरीदा कोई प्लाजा, या नया नहीं बनाया कोई, यूज चेंज किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा होता ट्रांसफर टू फ्रॉम अलग और एडिशन अलग, क्लियर। अब ये वाला जो 1000 है, ये वाला जो 1000 है, वो कह रहा है इसकी फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 15 पे हो गई है 1500, 14 पर कितनी थी 1000। मजबूरन इसको हमने यकम मार्च की फेयर वैल्यू लिया, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। 1-2 महीनों का फर्क होता है सवाल के अंदर। बहरहाल क्या करोगे, लेजर, ठीक है, ISB वही काम,
यहां पर क्या लिखोगे जी 1000 रुपए, तो ओपनिंग जीरो कर दो, बेशक जीरो कर दो, नो इशू। कल एंट्री भी तो की थी, तो आज ये एंट्री कहां से आई, इन्वेंट्री से आया, बोलो। अब यहां पे लिखोगे 1000, यहां पे लिखोगे 1500, और ठीक है 500 का आएगा गेन, यहां पे कर दोगे 500, डिस्पोजल है कोई नहीं, और ये आ जाएगा। डेप्रिशिएट करना नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे है, कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? अब सबसे मजे का और टेक्निकल कौन सा होगा, जो आपके लिए छोड़ रहा हूं, मसला कोई नहीं है, इसमें भी ऐसे ही करना है। जिस दिन ट्रांसफर करने लगोगे आइए 16 से कहोगे तुम फेयर वैल्यू पे लेकर आओ, तो रीवैल्यूएशन मॉडल वाली फेयर वैल्यू, एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस लॉस आएगा। तो ये बात इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। होमवर्क के अंदर आपके यही वाला सवाल है, और कल ये सवाल पहले पूरा करवाऊंगा, फिर ट्रांसफर्स का पूरा टेबल बनवाऊंगा जो रूल्स हैं, और फिर थ्योरेटिकली हम इंशाल्लाह इस 40 को खत्म करके कोई मजीद प्रैक्टिस चाहिए हुई तो परसों पे जाएंगे, वरना होपफुली बल्कि परसों का दिन लग ही जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 लेक्चर्स पे और लग ही जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये जरा जबरदस्ती आपकी तरफ मैंने फेंका है ये, और एमसीक्यू सारे कर लें, आई 36 के कंप्लीट, आई 36 के एमसीक्यू सारे कर लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।